वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इससे पहले के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने जो 1 से 7 का अप्रैल मंथ का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेम उसी तरीके से अब हम लोग इसके आगे के करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं और आप सभी लोग इसको अपने नोट्स में जरूर जरूर से ऐड कर लीजिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। और क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, तो स्किप करोगे तो नुकसान अपना ही होगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में डाउट पूछते रहते हैं कि ये वाले करंट अफेयर्स कौन से एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं या कुछ भी ऐसा आता है। तो देखो, अगर आप में से कोई भी बच्चा यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, सीडीएस कर रहा है, एनडीए कर रहा है, तो ये उसके लिए भी काम आएंगे। ठीक है। यूपीएससी आपको पता ही है कौन एग्जाम लेती है, यूपीएससी डिफेंस के एग्जाम भी लेती है, सीडीएस और एनडीए, जिसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हो। फिर एक यूपीएससी का नया एग्जाम है ईपीएफओ, जो अभी होने का चांस है कि ये मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा या जून जुलाई में एग्जाम हो सकता है, फॉर्म फिलिंग होगी। मतलब इस साल होने का पूरा पूरा चांस है। तो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें 1 साल के करंट अफेयर तो पढ़ने ही होते हैं, तो ईपीएफओ के लिए काम आएगा। आप में से कोई यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम दे रहा है, उसमें भी काम आएगा। तो ये इन सब में एग्जाम में काम आएगा। प्लस आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, देखो करंट अफेयर्स तो बदलने नहीं वाले ना, वो तो हर बच्चे को सेम ही पढ़ के जाना है, क्योंकि जो घटना घट रही है पूरे वर्ल्ड में वो तो सेम ही है ना घटना, वो तो अलग है नहीं कहीं पर भी। तो उसके लिए आपको स्टेट पीसीएस का, कोई भी स्टेट पीसीएस, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की कर रहे हो, या आप किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कर रहे हो, आरईएस के लिए कर रहे हो। ठीक है। अब आप स्टेट पीसीएस में भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, सब में ये वाली चीजें काम आएंगी। कईयों में सीधा फैक्चुअल डिटेल्स आ जाती है एग्जाम में, और कईयों में डीप में पूछा जाता है, बस ये फर्क है। ठीक है। तो और ज्यादा फर्क है नहीं, सभी के लिए काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, और यही सारी चीजें हम लोग क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे, समझे भाई ये वाली चीजें। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास की, और समझते हैं इसमें चीजें। और अगर आप में से कईयों को होता है कि मैम ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, कैसे करेंगे, तो ये दिए गए नंबर से देखो स्क्रीन के ऊपर, इनको आप कॉल करो, तो आपको सारा करंट अफेयर्स का जो भी पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग एक फ्री ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, जहाँ पे आपको क्विज अपडेट्स सब कुछ वहां मिलती रहेंगी। तो वो ग्रुप तो ज्वाइन कर लो, उसमें आप हमेशा फायदे में ही रहोगे, घाटा कुछ भी नहीं होगा आपका, लगेगा कुछ भी नहीं। तो वो जरूरी है करके जाना। ठीक है, एक तो वो वाला आप जरूर कंप्लीट कर लेना, बाकी आप लोगों से हमारी मुलाकात तो चलती रहेगी, पढ़ते ही रहेंगे। इस तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी लेक्चर की। सबसे पहले आपको पता है कि मैं जो क्वेश्चंस की फॉर्म में कराती हूँ आपको, अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, और वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड श्रीलंका का है। अब सवाल ये आता है कि श्रीलंका के इस अवार्ड का नाम क्या है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, नागरिक सम्मान, वो कौन सा है? वो है हमारा सबसे ऊपर हमारा अवार्ड कौन सा है, नाम बताइए अवार्ड का। अवार्ड का नाम है भारत रत्न। उसी प्रकार से श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वो पिक्चर जहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार देसाई ने, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है। और अवार्ड का नाम है मित्र विभूषण, आप सामने पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अवार्ड जो है वो असल में मित्र विभूषण भी उसको नाम दे देते हैं। ठीक है। और इसका नाम लंका भिन्न भी है, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, श्री लंका भिमान्य, ऐसे करके भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम जो है उसके लिए रहते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सेरेमनी जो है अभी हमारी दी गई है। और अवार्ड जो है मित्र विभूषण के नाम से, जो कि फॉरेन लीडर्स को दिया जाता है। ठीक है, फॉरेन लीडर्स को देने के लिए। वैसे उसका नाम अगर आप वैसे देखो तो नाम है उसका श्रीलंका भीमन्य। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको याद रखिएगा। ये एक मेडल, ठीक है, वैसे हाईएस्ट अवार्ड वहां का ये है, याद रखिएगा।
ये जो अवार्ड है श्रीलंका का, ये शुरुआत जो है वो की गई थी, असल में पता है ये वाला जो मित्र विभूषण अवार्ड है, ये मित्र विभूषण मतलब किसी दूसरे देश के साथ जो है ना उसके व्यक्ति को दिया जाता है। वैसे श्रीलंका के जो व्यक्तियों को, श्रीलंका के खुद के जो रहने वाले लोग हैं वहां को जो अवार्ड दिया जाता है वो श्रीलंका अभिमान्य है करके आ सकता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक जो है ये वाला अवार्ड केवल 4 लोगों को दिया गया है, जो कि बाहर के किसी कंट्री के देश के लोग होते हैं, जिनका नाम है मामून अब्दुल गयूम। फलस्तीनियन लीडर्स को दिया जा चुका है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि ये अवार्ड ऐसे भी दिए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से डायरेक्टली बन सकता है, नाम पे पूछ लेंगे, अवार्ड किसको क्या दिया गया है ये पूछ लेंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये एग्जाम। 3 दिन के विजिट के लिए गए थे, और ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड लेकर के आ गए, बहुत सारी और भी चीजें करके आए हैं, बहुत सारे टॉक्स जो है वो और करके आए हैं कि हम डिफेंस में कैसे यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और श्रीलंका ने इंडिया को ये भी आश्वासन दिया है कि वो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी को इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करे, ठीक है। एनर्जी, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और जो जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आपको याद है कुछ टाइम पहले श्रीलंका में बहुत बुरा क्राइसिस आया था, आर्थिक व्यवस्था हिल गई थी। उस टाइम पीरियड में इंडिया ने $4.5 बिलियन का लोन दिया था, जिसको श्रीलंका ने रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया। देखो अवार्ड देने के पीछे भी तो कारण ही है ना, राइट। ऐसा थोड़ी ना किसी को भी अवार्ड दे दिया, उस कंट्री ने उस दूसरी कंट्री की मदद करी है, इसलिए वो कंट्री इंडिया को अवार्ड दे रही है, ठीक है। तो इंडिया ने उनको 300 करोड़ की ग्रांट भी दी थी उस समय, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। और जो है, जो तब ये जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, ये वाले जैसे यहाँ के ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जब प्रेसिडेंट बने थे तो इनकी पहली फॉरेन विजिट इंडिया ही हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। लेकिन वैसे देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं तो चाइना की इन्वेस्टमेंट भी वहां पर कम नहीं है। चाइना ने हम्बन टोटा में ऑयल रिफाइनरी बना ली। जो चाइना का वो प्रोजेक्ट आपको याद है, BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो प्रोजेक्ट भी वो वहां पर बढ़ा रहा है। हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास लीज पे चला गया, क्योंकि जो श्रीलंका है वो लोन पे नहीं कर पाया था। चाइना अपनी सर्विलेंस रखने के लिए, नजर रखने के लिए वहां पे वेसल्स लगाए बैठी हुई है, ताकि इंडिया की जो रीजन्स है उस पे नजर रखी जा सके। खूब ये काम वहां पे चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कुछ मैं करंट की चीजें आपको बता दूं कि दिस इज गोइंग ऑन। बाकी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की बात करूं तो इंडिया कभी पीछे नहीं हटा श्रीलंका को अपनी मदद पहुंचाने में। और जो ये अवार्ड दिया वो इसी कारण दिया है। अवार्ड में एक जो है ना, ये आप पिक्चर देख सकते हो, जो मेडल पहना हुआ है हमारे प्रधानमंत्री ने, ये अवार्ड नवरत्न कहा जाता है, जो कि श्रीलंका के 9 जेम्स का इसमें जिक्र किया गया है। और धर्म चक्र भी, धर्म चक्र आपको पता होगा बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अशोका ने अपने बेटे महिंद को श्रीलंका भेजा था यहाँ पर अपनी प्रोपोगेट करने के लिए, अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर की गई हैं, आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या नई चीजें यहाँ पर हम लोगों ने करी, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इसमें लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा वाला पॉइंट, जस्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में नहीं आएगा पर बस ये पता होना चाहिए आपको। अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां जब गए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि जो गौतम बुद्ध है उनके रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स अवशेष, गुजरात में एक जगह अरावली वहां से मिले हैं, वो श्रीलंका में भेजे जाएंगे। श्रीलंका में जो एक दिन मनाया जाता है वैसाख दिवस, मतलब बुद्ध पूर्णिमा, जैसे हम बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पे कहते हैं, वहां पे वैसाख दिवस के नाम से बोला जाता है। तो ऐसा बोला है कि जब वैसाख दिवस वहां मनाया जाएगा तो वहां पर इस चीज को जो है, उसको जो मिला है वहां पर, वो चीज के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा हुआ था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, नथिंग, ओके। चलिए बड़े, इसके बाद यहाँ पर आगे अगला है हमारा महावीर जयंती। आप सभी लोग जानते हैं महावीर जयंती हम किसके लिए मनाते हैं, वर्धमान महावीर के लिए। बाकी आपने चारों नाम तो जरूर सुने होंगे। गौतम बुद्ध अभी जो बता रही थी वही है। आदि शंकराचार्य का नाम सुना है, ये हमारे सब बहुत पुराने भक्ति सेंट हैं, जिनका जन्म केरला में हुआ था, और जिन्होंने शिव जी को जो उनकी भक्ति है उसको रिवाइव कराने में भारत में बहुत ज्यादा मदद भी करी, राइट।
और इनके 4 अलग अलग मठ भी बने हुए हैं। कोई बताएगा कि इनके 4 मठों के नाम क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में आदि शंकराचार्य के 4 मठों के नाम। और गुरु नानक देव जो कि 10 गुरुओं में से एक है, सबसे पहले जिन्होंने सिखिज्म धर्म की शुरुआत करी, लंगर जैसी प्रथा की शुरुआत करी, ये वही है गुरु नानक देव, जिनका जन्म तालवांडी जो पाकिस्तान में है वहां पे हुआ था। और इन्हीं को डेडिकेटेड हमारा एक वो भी बनाया गया है, कॉरिडोर भी बनाया गया अभी हाल फिलहाल में, करतारपुर कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट कर रहा है अमृतसर और पाकिस्तान के उस रीजन को जहां पर ये बना हुआ है, वहां गुरुद्वारा बना हुआ है। तो चलो वापस आते हैं महावीर जयंती पर। आपको पता ही है वर्धमान महावीर, आप ये सब पिक्चर जरूर जानते होंगे। इनका रियल नेम वर्धमान हुआ करता था। अ, जो है ये, इनके माता पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशाला लिच्छावी की राजकुमारी हुआ करती थी। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध से पहले इनका जन्म हुआ था। 30 साल की उम्र में घर छोड़ के सच्चाई की तलाश में ये अपने घर से निकल जाते हैं और आगे चल के जैनिज्म के 24th तीर्थंकर के रूप में ये जाने जाते हैं। राइट, 24th तीर्थंकर। तो अब आप कहेंगे 24th तीर्थंकर ये है, तो 23rd कौन से थे और इनसे पहले कौन से रहे हैं? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप और भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहे। और फर्स्ट तीर्थंकर, तीर्थंकर मीन्स गुरु, टीचर, वो कौन रहे हैं? ऋषभ। ठीक है, ये वाली फैक्ट्स भी याद रखिए। 10 अप्रैल को ये अभी थी, जिसे त्रयोदशी तिथि भी कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और बहुत जगह पर महावीर जयंती जो है वो मनाई जाती है। आज के समय में वैशाली बिहार में जहाँ इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर ये अपना पूरा जीवन जो है इसी में बिता देते हैं। और इनका वर्धमान महावीर जो है ये, जब इनको पूरा सेल्वेशन मिलते है उससे पहले ये 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिक्र करते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपिग्रह। अहिंसा सबको पता है, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथ होना। असत्य मीन्स चोरी ना करना। ब्रह्मचार्य मीन्स ब्रह्मचार्य का पालन करना। और अपिग्रह मीन्स किसी भी चीज के प्रति मोह माया ना रखना। 72 ईयर्स की एज में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 527 BCE में इनकी मृत्यु होती है पावापुरी बिहार। राइट, रथ यात्रा निकालना, जैन आगम्स पे बात करना। और सिर्फ इंडिया में नहीं, नेपाल, यूके, यूएसए में भी बहुत जबरदस्त इनकी जो सेरेमनी है वो मनाई जाती है। राइट, तो जैनिज्म इन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से स्टार्ट करवाया गया था। और ये इनके बारे में आपको सारे फैक्ट्स याद करने होंगे कि इनके टीचिंग्स क्या हुआ करती थी। जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। एंशियंट हिस्ट्री में आपने बुद्धिज्म जैनिज्म छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप सोच भी रहे हो कि एंशियंट हिस्ट्री में इतना कुछ पढ़ना होता है, सब पढ़े ना पढ़े, तो उस हिसाब से आपको, अगर इन केस अगर आप सोच रहे हो कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ें, मतलब ऐसा कोई टॉपिक मैम बता दो जो एंशियंट हिस्ट्री में हम स्किप कर ही नहीं सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। सबसे ज्यादा सवाल वही टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बड़े अगले टॉपिक पर, वो है हरमातन पवन या हरमातन विंद। हरमाटन भी पढ़ते हैं, हरमातन भी पढ़ते हैं, दोनों ही बात सही है। ये डॉक्टर विंड कही जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर विंड। एक हॉट एयर विंड है। हॉट एयर का मतलब क्या होता है कि गर्म हवा है ये वाली, गर्म चलने वाली ये पूरी तरीके से हवा है। अगर गर्म है तो कौन से इलाके में बहती होगी? ज्यादातर जहां पर जो है गर्मी बहुत होती है। राइट, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है? इसका आंसर है ये बी। ठीक है, अच्छा कोल्ड लिखा है इसमें, इसमें हॉट आएगा, सॉरी गलती से ही कोल्ड लिख दिया मैंने। वेस्ट अफ्रीका में बहती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेस्ट अफ्रीका में ये इस रीजन में बहती है, तो अभी सही लिखा हुआ है, यहाँ तक पढ़ लो। सहारा डेजर्ट से होते हुए वेस्ट अफ्रीका तक जाती है, नॉर्थ ईस्ट इन वेस्ट अफ्रीका सहारा से जाती है। ये थर्ड नहीं होगा बिकॉज सहारा से यूरोप नहीं जाती। थर्ड भी कम कर सकते थे गवर्नमेंट, लेकिन वो यूरोप में नहीं जाती, इसलिए आप इसको नहीं पढ़ोगे। ठीक है, डस्टी होती है, जैसे अपने इंडिया में हम कहते हैं ना लू चल रही है, सेम उसी प्रकार से हरमाटन नदी भी इसी तरीके से चलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी विंड है जो सहारा डेजर्ट से निकलती है और
वेस्ट अफ्रीका तक जाती है, तो हरमाटन नदी, हरमाटन पवन उसका नाम होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में जो है ये बताया गया है कि रिपोर्ट आई है कि जो वेस्ट अफ्रीका के हरमाटन जो पवनें चली हैं, उनकी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा धूल उड़ी है, उसमें इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स थे कि लोगों को उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए और ट्यूबरकुलोसिस जैसी चीजें हो गई। ठीक है, तो वो है इसका, इस वजह से ये चीज जो है वो न्यूज में आ गई। हरमाटन एक घानियन फैंटी लैंग्वेज का शब्द है। घानियन का मतलब घाना एक जगह का नाम है जहां से ये चीज थी। और डस्ट के साथ साथ अब आज के टाइप पे माइक्रोब और पैरासाइट भी लेकर के आने लग गई है, इसलिए ये चीज काफी ज्यादा न्यूज में बन रही है। तो हरमाटन, इसके बारे में लिख लेना। ये लोकल विंड्स का टाइप है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लोकल विंड्स के ऊपर, सो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं इसको। लेकिन डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले ये कभी भी डिजीज नहीं लेके आती, लेकिन अभी डिजीज भी कैरी करने लग गई है। सो ये चीज एक अपने आप में प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, हॉट ड्राई और डस्टी है ये। यहाँ पे जो कूल लिखा है ना, इसको कट कर देना, हॉट कर लेना, गलती से, पता नहीं मेरे से शायद गलती हो गई, हर जगह मैंने कूल वर्ड डाल दिया, बाय मिस्टेक। इसको आप हॉट और ड्राई विंड करना। ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड में आती है। कोल्ड में तो भाई मिस्त्राल आती है, बोरा आती है, ब्लिजार्ड्स आते हैं जो एकदम से ठंड की एकदम जो आते हैं ना, हमारे लद्दाख में भी आते हैं ब्लिजार्ड्स, अरुणाचल प्रदेश में भी आते हैं, वो सब है। हॉट में तो सिरोको, फोहीन, खामसीन, हरमाटन, लू, सिरोको, ये सब आते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, पढ़ लेना जरूर लोकल विंड्स के बारे में, ज्योग्राफी में मैग्ना फॉली में बन जाता है, स्किप मत करना इस टॉपिक को, जब भी ज्योग्राफी पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो लोकल विंड्स का टॉपिक जरूर करके जाना। ये कुछ ऐसे बहती है, डायरेक्शन आप देख सकते हो, वेस्ट अफ्रीका की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरफ वेस्ट अफ्रीका। फिर आता है एक नया इंडेक्स रिलीज हुआ है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, बहुत अलग सी चीज है। हम लोग हमेशा पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पंचायत को डिटेल में कवर करते हैं। जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे, पंचायत के बिना तो आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, अगर किसी की कंप्लीट हो गई है तो दोबारा दी। पढ़ ले पंचायत के पूरे टॉपिक को, उससे जुड़ी हुई कमिटीज कौन सी है, ये सब पढ़ के जाओ। अब इसका ऐसा नहीं कि ये पहली बार इंडेक्स निकाला गया, इंडेक्स पहले भी निकाला जा चुका है। तो एक ऐसा इंडेक्स है जो कि भारत में 2.5 लाख से ज्यादा जितनी भी पंचायतें बनी हुई है उनको चेक करता है कि उनमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। ऑब्वियसली ये काम कौन करेगा, पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है वही करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पे आप रीड करो। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कॉम्पोजिट मल्टी डोमेन है, जो कि ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंसेस पूरे इंडिया में रिलीज करता है, जिसमें ये चीजें बताई हमारे पास रैंकिंग दी गई है। ठीक है, और रैंकिंग के हिसाब से हमें चीजें बताइए कि कौन इसमें टॉप कर रहा है और कौन इसमें पीछे चल रहा है। तो स्टेट वाइज परफॉर्मेंसेस रिलीज की गई है इसकी। अब हम देख ले भाई स्टेट वाइज परफॉर्मेंसेस क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा कि भाई कौन टॉप कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट के हिसाब से जो हमें बताया गया है, इसमें फ्रंट रनर्स 346 रहे हैं। और ये फ्रंट रनर्स का मतलब क्या होता है, ये एक परसेंटेज होता है, मतलब कितनी पंचायतों ने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक है, ऐसी तेलंगाना है, महाराष्ट्र, ये डिजिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है गुजरात एंड तेलंगाना हैज टॉप्ड इन दिस, दैट्स इट, इतना याद करना है। ठीक है, और जो काफी इसके अंदर अभी चल रहे हैं, जो आगे बढ़ोतरी चाहते हैं पर हुआ नहीं है, वो है बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी डेवलपमेंट की आवश्यकता है वहां पर बहुत ज्यादा, इतना ही पूछा जाता है। इन्होंने ये बताया है कि 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत को असेस किया गया, और 2.25 लाख हमारी ग्राम पंचायत ऐसी जिन्होंने डेटा सबमिट करा है। और किस पे चेक करा है इन्होंने, 9 पॉइंट्स लिए थे चेक करने के लिए ना, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लोकलाइज्ड 9 पॉइंट्स थे। हेल्थ हो गया, चाइल्ड के ऊपर हो गया, पानी की समस्या कैसी है, वहां पे गरीबी के हालात कैसे हैं, महिलाओं के हालात कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और समाज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, हेल्थ का कैसा है, इन चीजों के ऊपर चेक किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा रीड करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, खुद ही बताओ, मैं अभी नहीं बता रही, आप बताओ। पढ़ लिया आप लोगों ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुआयामी है ना, केवल एक चीज पे थोड़ी बता रहा है, बहुआयामी बहुत सारे पैटर्न्स पे बता रहा है, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलो बड़े, इसके बाद अगला टॉपिक है जीआई टैग। ठीक है,
जीआई टैग, पहले तो हम थोड़ा टॉपिक समझ लेते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार ही कुछ ना कुछ आपको जीआई टैग के बारे में बताती रहती हूँ, ठीक है। आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा अलग है, वो जीआई टैग से थोड़ा हटके है, नया टॉपिक है। लेकिन पहले जीआई टैग समझो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो तेलंगाना की स्टेट है उसमें एक जगह आती है वारंगल। वारंगल में या वारंगल में एक चिली होती है, चिली मतलब मिर्ची। मिर्ची का नाम है चपाता मिर्ची, उसको जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना से 18वां प्रोडक्ट है, इसका कलर इतना ज्यादा रेड होता है, देखो ये वाली रेड कलर प्रॉपर्टीज है, जीआई टैग जिसको दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है ना, तीखी भी बहुत कम है, लेकिन इसमें कैस्पियम एलोरिसिन जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है इसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप्स में मिलती है। तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ की जीआई टैग है। जीआई टैग मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक टैग, जो कि हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो देती है 10 सालों के लिए। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट की पहचान को वो बताती है। ठीक है, अब इसके बाद, अब इस पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक मजेदार प्यारा सा क्वेश्चन एक बार रीड करो। क्वेश्चन रीड करना, जीआई टैग नहीं है, जीआई टैक्स है। पढ़ो अच्छे से, जीआई टैक्स लिखा हो। जीआई टैक्स का मतलब है कि क्या मतलब है, आप पढ़ो एक बार, ऑप्शन देखो एक बार। तो फर्स्ट देखो, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों पर कर लगाना नहीं है टैक्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, जीएम क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन है, वो सब। ठीक है, तो वो तो नहीं है ये। टैरिफ्स और इंपोर्टेड गुड्स विद जीआई, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, टैक्स रिलीफ नहीं दिया जाता, ये है। अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो जो उस पर टैक्स लगाया जाता है, जो कि जीआई है, मतलब जो, जैसे अगर ये मिर्च को प्रमोट करना है, तो मिर्च पे जो लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो सरकार उसमें अपना देखेगी मुनाफा या टैक्स लगाएगी, उसे जीआई टैक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? जीआई टैक्स समझ में आया और टॉपिक समझ में आया? चलो बढ़े अगला। हाँ भाई, अगला ग्रीन हाउस गैस के ऊपर क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि अभी क्लाइमेट के ऊपर एक और नई बात छिड़ी है, तो मैं वो कराऊंगी आपको। पहले तो आप एक सिंपल सा आंसर दो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सामने दिया है, ये किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में सीधा डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे क्लाइमेट इतना बड़ा इशू बन चुका है और इतनी सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो आई वॉन्ट की ये आइडिया आपको एक बार प्रॉपरली होना ही चाहिए। तो इनमें से कौन सी डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टॉपिक कुछ ऐसा है। इंडिया ने काफी प्रमोट किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अब आप कहोगे ये क्या शब्द लिखा हुआ है, बाकू टू बेलम, ये बेलम क्या है और ये बाकू क्या है? आप में से लोग पूछ रहे, सोच रहे होंगे कि बाकू और ये बेलम क्या चीज है ये बात। तो देखिए, अभी क्या हुआ है, जो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। वैसे तो इंडिया ने काफी पुश करा है इसको। अभी 11th ब्रिक्स मीटिंग हुई है एनवायरनमेंट की, ब्राजीलिया, ब्राजील में, ब्राजील की कैपिटल है ना ब्राजीलिया, वहां पे ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। और ब्रिक्स की मीटिंग ब्राजील ने होस्ट करी है, इसीलिए ब्राजील जो है, मतलब वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट का देख रहा था। तो इंडिया ने बोला ये चीज कि जो हमारा ये पुराना मैप हम चला रहे हैं, ये वाला बाकू टू बेलम, तो उसको आप जरा ध्यान देने की जरूरत है, उस पर हमें ज्यादा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज है बाकू और ये क्या चीज है बेलम। तो बाकू एक जगह का नाम है, कहाँ पर है, अजरबैजान। और बेलम ब्राजील में जगह है। ठीक है, अब क्या है बात, बात समझ। अभी क्या है, COP29 जो एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 29 नंबर की ये कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान में हो चुकी है। ठीक है, और अगली होनी है 30, जो कि बेलम ब्राजील में। तो बाकू टू बेलम यहाँ पे है कि जो ये 1 साल का गैप है 29 से 30 के बीच में, COP29 COP30, इसके बीच में जो अभी ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें 1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर बढ़ा करके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उन कंट्रीज को देना चाहिए पैसा जो कि क्लाइमेट का खामियाजा भुगत रहे हैं आज के समय में, जिनको क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीज हुआ है, क्योंकि अगली बार जो COP30 होने वाला है, मतलब इस साल ही होगा, वो ब्राजील में होगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, उतना ही रहे या कम रहे। तो उतना ध्यान देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बाकू से बेलम, ये रोड मैप ऐसे नाम दिया गया है इसका, क्योंकि लास्ट बाकू में हुआ था, अगला बेलम में हुआ, तो बाकू से बेलम हम लोग ये तैयारी करने वाले हैं।
इस सेंस में ये नाम रखा गया है। कुछ इस तरीके की पिक्चर वहां दी गई थी, तो मैंने वही पिक्चर ली है। बाकी इसमें कोई खास पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं, वरना मैं वो ऐड कर देती। ठीक है भाई। अगला मेरा फेवरेट टॉपिक, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। असल में ये प्रोग्राम तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन सरकार ने इसका दूसरा फेज लॉन्च कर दिया है, दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। थर्ड नंबर का ऑपरेशन ऑप्शन होगा कि सीमावर्ती गांव का विकास करना है। ठीक है। अभी क्या हुआ है, सेकंड नंबर इसका प्रोग्राम में, सेकंड इसकी फेज शुरू कर दिया गया है, ताकि बॉर्डर पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बेहतर सुविधाएं दी जा सके, बेहतर संरचना चीजें दी जा सके। और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर दी गई है? गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के ऊपर दी गई। 100% सारा पैसा सरकार देगी, इसमें स्टेट कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करे। तो ये क्या एक तरीके से होगा, जहाँ पे विलेजेस जो भी बॉर्डर पे पड़ते हैं, वहां पर आपको पता है कि तो इतनी ज्यादा बर्फ ढकी हुई है, इतने ज्यादा पहाड़ी इलाके, हर जगह सुविधा पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती है, और उसी के कारण वहां पर सीमावर्ती आबादी जो रहती है वो आज राष्ट्र के साथ मिलकर चल नहीं पाती है। तो सरकार ने उस पे एक बजट दिया है, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का, कि वहां पे पैसा उतना पहुंचाया जाएगा, और वहां पर जो भी स्थितियां है वो बेहतर कराई जाएंगी, वहां की आजीविका को बेहतर कराया जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान के रूप में काम करेगा। ठीक है। इसका ये वाली पिक्चर पुरानी है, नॉर्थ एरिया के अंदर ये चीजें जो है 2023 का है, लेकिन इसका सेकंड फेज लॉन्च हुआ है, इससे मैं वापस से टॉपिक बता। सेकंड फेज लॉन्च हुआ है, ये असल में ये प्रोग्राम तो पहले का ही चलता आ रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट वर्षा। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट वर्षा जो है वो शुरू किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये प्रोजेक्ट वर्षा क्या चीज है, ये भी हमको बता दो। चलो मैं आपको टॉपिक ही करा देती हूँ इससे बढ़िया, प्रोजेक्ट वर्षा के लिए। प्रोजेक्ट वर्षा असल में नौसेना से संबंधित। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो इसमें सरकार है ये कर रही है, बी वाला ऑप्शन। भारत का जो पूर्वी तट है वहां पर पनडुब्बी सबमरीन जो होती है ना, उसके अड्डे मतलब बेस बना रही है। अभी तक क्या है, हमारे बहुत ज्यादा कोस्ट वगैरह अच्छा खासा विकास में चल रहा है, उसमें कोस्ट वगैरह बन रहे हैं। तो अभी हमारी और ज्यादा बेहतर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नया नेवल बेस बन रहा है, जहाँ पे हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को पार्क किया जाएगा। विशाखापट्टनम के पास में, ये 50 किलोमीटर दूरी पर, रामबिली विलेज, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जहां पर हमारी 12 न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया जा सकता है। ठीक है। और ये निगरानी रहेगी इसके अंदर पूरी, कौन निगरानी रखेगा? हवाई जहाज जो होते हैं वो पूरी तरीके से, हवाई जहाज नहीं सॉरी, प्लेन्स जो होते हैं, हवाई जहाज ही तो कहते हैं उसे हिंदी में, वही रखेंगे यहाँ पे नजर, ताकि हमारी जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में और मलेशिया के बीच में पड़ती है, वहां पर भी नजरानी निगरानी रखी जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर नया नेवल बेस तैयार किया जा रहा है। इस तरीके के कुछ मैप्स हैं, बाकी बाकी क्लियर पिक्चर आई नहीं, एक तरीके से सीक्रेट ही कह रहे हैं इसको, कि यहाँ पर सीक्रेट तरीके से बनाया जाएगा। सीक्रेट तो क्या ही, अब तो सभी ने पढ़ लिया है इसको। टॉप सीक्रेट है, कहाँ पे क्या रहेगा वो सब चीजें अभी चल रही है। आईएनएस वर्षा भी बनाई जाएगी वहां पर, और 2026 तक ये पूरी चीजें चलेंगी, लेकिन कहाँ कैसे क्या चीजें होंगी वो सब टॉप सीक्रेट रखा गया है। ठीक है। इंडिया का सीक्रेट बेस रहेगा ये वाला। बस इतना ही पता है कि यहाँ पर है, क्या और चीजें रहेंगी वो अभी हमारे सामने नहीं लाएगी। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। आगे ये इंसान जो व्यक्ति है ये पूजनीय है, जिनका नाम है ज्योतिराव फुले। कोई भी आप में से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वो ज्योतिराव फुले का नाम जरूर जरूर जानता हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा पक्का करो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी जो अभी इनका जो है ना, आप यहाँ देख सकते हो, 11 अप्रैल को इनकी क्या आती है, बर्थ है। इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले। पुणे महाराष्ट्र, पुणे में एक जगह है सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बाल विवाह हो गया था इनका 13 साल की उम्र में, और सावित्रीबाई फुले से इनकी शादी हो जाती है। सावित्रीबाई फुले जो कि खुद एक लिटरेट नहीं थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको ज्योतिराव फुले ही पढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इनकी खुद की पढ़ाई स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे में हुई थी, फिर आगे चल के बहुत से लोगों से ये इंस्पायर होते हैं, और इनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है, और तभी ये एक शब्द देते हैं जिसका नाम है दलित। दलित अपने आप में एक मराठी शब्द है, जो कि, क्योंकि ये मराठा मतलब वहां से थे ना ये, इसलिए इसका मराठी शब्द है ये, दलित शब्द
मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है क्रश्ड या ब्रोकन, मतलब कि टूटा हुआ। तो वहां से ये नाम जो है वो निकाला गया है। इनकी किताबों के बारे में मैंने लिख दिया, वैसे आप इसका आंसर तो कर सकते हो। इन्होंने किस चीज पे काम किया है? महिलाओं की शिक्षा और जाति सुधार पे काफी काम किया है, तो ये याद रखिएगा। इनकी किताबें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मैंने इनकी 7-8 किताबें एक साथ लिख दी हैं। 6 किताबें लिखी है मैंने, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट वाली से आया है, दैट इज गुलामगिरी से, जिसपे इन्होंने अपने आप को महात्मा का भी टाइटल दिया था। महात्मा कहा जाता है इन्हें, इनकी आप पिक्चर देख सकते हो इनकी पत्नी के साथ। कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में किताब है, जिसका यही अर्थ है कि ये काफी ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया करते थे। और इनकी जो पत्नी है वो भी जो है आगे चल के एक टीचर के रूप में जो है वो लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे योगदान देती। आप कह सकते हो कि भारत की पहली महिला इंडियन शिक्षिका है। इनकी किताबें आप पढ़ लीजिएगा, एक तो गुलामगिरी है, शेतकाचार्य, सत्सर, मानव मोहम्मद, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और लास्ट है ये वाली, सत्याचे भाष्य। ठीक है, ये इनकी किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किसने द्वारा लिखी गई थी। जैसे राजा राम मोहन रॉय एक सुधारक है, उनके ऊपर भी काफी बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इनके ऊपर भी काफी बार आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो आई वांट कि एक बार आप लोग इसको जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो आपको वैसे तो पता ही होगा चीजों, ये सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। बाकी आपको इस पूरे को भी कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए इसके बाद नेक्स्ट। लास्ट हमारा आज का जो करंट अफेयर है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर लास्ट वाला वो ये है, प्रोजेक्ट आइस क्रंच। अभी हाल फिलहाल में ये प्रोजेक्ट आइस क्रंच जो है वो शुरुआत किया गया है, ये देखने के लिए कि भारत में जो हिमालय के ग्लेशियर ये पिघलते क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इस पे नजरानी निगरानी रखने के लिए हमारा स्विट्जरलैंड के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया, तो आप इसको जरूर लिख लीजिए। राइट। इसको आप एक बार अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए कि ये क्या चीज है। यहाँ पर इसको पढ़ो एक बार कि ये क्या चीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस ब्रेकिंग जो है सैटेलाइट बेस्ड चीजें कराई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है क्या? साइंटिस्ट जो है वो आएंगे इस तरफ, रिसर्च करेंगे स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक से आएंगे, और फिर उसके बाद इसमें हिमालय हाई एल्टीट्यूड पे नजरानी जो है निगरानी जो है वो रखी जाएगी। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक पढ़ सकते हो, ये इसका मतलब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी लोगों को ये सारी चीजें? बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इसके आगे के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए और बाकी की चीजों को पढ़ते हुए। यहाँ तक अपने नोट्स को ऐड कर लेना, पूरा लिख लेना, कंप्लीट कर लेना। और थर्ड लेक्चर इसके बाद का होगा वो कंप्लीट करना। और उसके बाद सीधा आप लोग कहाँ पे क्या करोगे, इसके बाद सीधा जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं वो करो। उससे क्या होगा, आपका जितना भी मंथली करंट अफेयर्स वो सारी चीजें होती है वो आपको वैसे ही कवर हो जाएगा। एंड सारे नोट्स ऐसे ही आपके बनते जाएंगे। राइट एवरीवन, तो इस तरीके से अपना पढ़ाई करोगे तो काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। ओके देन, ये था हमारा लास्ट। ये आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये वाली जो पूरा स्टार्ट किया गया है। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।